जय हिंद। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत के बारे में। पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी के अंदर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, पढ़ेंगे जैन टेक्स्ट के बारे में, और फाइनली बात करेंगे अदर लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो पोस्ट वैदिक एज के दौरान संस्कृत लिटरेचर की अपनी कहानी चल रही थी, लेकिन संस्कृत के साथ साथ पोस्ट वैदिक एज में दो और लैंग्वेजेस बेहद इंपॉर्टेंट हो रही थी, वे प्रोमिनेंट हो रही थी, जिनमें से एक थी पाली और दूसरी थी प्राकृत। स्पेशली जब बुद्धिस्ट लिटरेचर को कंपोज किया गया, जब जैन लिटरेचर को कंपोज किया गया, तो यूज किया गया पाली लैंग्वेज को, तो यूज किया गया प्राकृत लैंग्वेज को। तो पोस्ट वैदिक एज में पाली और प्राकृत बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस बन के उभर रही थी। और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज से देखी जा सकती है कि खुद बुद्ध जो हैं वो अपने सेरेमन्स को प्रीच करने के लिए अर्ध मगधी को यूज किया करते थे, पाली को यूज किया करते थे। जितना भी बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलता है, इस बुद्धिस्ट लिटरेचर को मोटा मोटा दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक होता है कैनोनिकल लिटरेचर और दूसरा होता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। एक होता है कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब ऐसा लिटरेचर जो कि बुद्धा से डायरेक्टली रिलेट करता है, उसको बुलाया जाता है कैनोनिकल लिटरेचर। और दूसरा होता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल लिटरेचर के ऊपर जो भी कमेंट्रीज लिखी गई, जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखे गए, उनको रखा जाता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की कैटेगरी में। होपफुली ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी। जब बात होती है कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में, तो कैनोनिकल लिटरेचर के अंदर बात होती है त्रिपिताकास के बारे में। ये जो त्रिपिताकास हैं, इनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया। और त्रिपिताकास की जब बात होती है तो बात होती है तीन पिताकास के बारे में। सबसे पहला है सूत पिताका। ये जो सूत पिताका है, इसके अंदर बुद्धा के डिस्कोर्सेस देखने को मिलते हैं। सूत पिताका कंटेन्स डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज। दूसरा है विनय पिताका, और ये जो विनय पिताका है, ये बात करता है अबाउट द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर। मोनेस्टिक ऑर्डर के जो रूल्स हैं, उनकी बात की गई है विनय पिताका के अंदर। विनय पिताका के अंदर ही देखने को मिलता है सूत विभंगा। ये जो सूत विभंगा है, ये बात करता है अबाउट द रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में। इसी विनय पिताका के अंदर खंडक्स देखने को मिलते हैं, और ये जो खंडक्स हैं, ये बात करते हैं अबाउट बुद्धाज अवेकनिंग, अबाउट बुद्धाज एनलाइटनमेंट एंड अबाउट बुद्धाज 10 डिसाइपल्स, और उन डिसाइपल्स की अवेकनिंग कैसे हुई। इसी विनय पिताका के अंदर बात की जाती है परिवारा के बारे में, और परिवारा के अंदर एनालाइज किया गया है सूत विभंगा और खंडक्स के रूल्स को। और तीसरा है अभिधाम पिताका, और ये जो अभिधाम पिताका है, ये बेसिकली फिलॉसफी है। ये बेसिकली जो सूत पिताका में टीचिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, उनको सिस्टमाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस अभिधाम पिताका में। इन त्रिपिताकास के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको पता होगा। सूत पिताका इज अ कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास डिस्कोर्सेस, विनय पिताका टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर, और अभिधाम पिताका इज बेसिकली सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सूत पिताका। और जब बात होती है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब कैनोनिकल लिटरेचर के ऊपर जो भी कमेंट्रीज लिखी गई, जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखे गए, उनको रखा जाता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की कैटेगरी में। और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में बात होती है जातका स्टोरीज के बारे में। जातका स्टोरीज क्या है? बुद्धा की जो प्रीवियस वर्थ की कहानियां हैं, उनको जातकास कहा जाता है। इन जातकास में जो बोधिसत्व हैं, उनकी स्टोरीज को भी प्रेजेंट किया गया है। ये जो जातकास हैं, ये संस्कृत में भी देखने को मिलती हैं और पाली में भी देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जब बुद्ध के जैसे पैदा हुए, तो उससे पहले इन्होंने 550 बर्थ्स और ली थी, मतलब 550 बार पहले भी पैदा हो चुके थे। तो जातकास आर बेसिकली स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। फिर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धा चरित्र। और ये जो बुद्धा चरित्र है, इसको किसने लिखा? इसको अश्वघोष ने लिखा।
किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। बुद्धा चरित्र किसने लिखा है इसको? अश्व घोष ने लिखा है। फिर इसके बाद एक और टेक्स्ट है, मूल मध्यम काकरिका। मूल मध्यम काकरिका विच लिटरली मीन्स फंडामेंटल्स ऑफ मिडिल वे। ये जो मूल मध्यम काकरिका है इसको किसने लिखा? इसको नागार्जुन ने लिखा। नागार्जुन जो कि बड़े फेमस मॉन्क हुए, जो कि माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट हैं, उन्होंने लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत में लिखा। तो मूल मध्यम काकरिका ये जो टेक्स्ट है इसको किसने लिखा है? इसको नागार्जुन ने लिखा है। जैनिज्म के अंदर भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए और किस लैंग्वेज में लिखे गए? प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। लेकिन प्राकृत के अलावा कई टेक्स्ट जैनिज्म में संस्कृत के अंदर भी लिखे गए। जैसे संस्कृत के अंदर लिखे गए जैनिज्म टेक्स्ट की अगर बात करें तो एक है उपमित भाव प्रपंच कथा। उपमित भाव प्रपंच कथा इसको सिद्धेश्वरी ने लिखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं जो कि प्राकृत में लिखे गए वो हैं अगमाज। अगमाज बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैनिज्म के। ये जो अगमाज हैं इनको प्राकृत में लिखा गया है। एक और टेक्स्ट है शांतिनाथ चरित्र, और ये जो शांतिनाथ चरित्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। ये जो शांतिनाथ चरित्र है इसको 16th तीर्थंकरा शांतिनाथ ने लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत में लिखा। और ये जो शांतिनाथ चरित्र है इसको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी इंक्लूड किया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को ने इस शांतिनाथ चरित्र को इंक्लूड किया है। प्राकृत लैंग्वेज में पोइट्री भी लिखी गई, जैसे गाथा सप्तशती। ये जो गाथा सप्तशती है इसको किसने लिखा? हाला ने लिखा है। और ये जो है एक विमेन पोएट हुआ करती थी। और ये जो गाथा सप्तशती है इट इज कंसिडर्ड अपोजिट एक्सट्रीम ऑफ कामसूत्र। कामसूत्र का अपोजिट एक्सट्रीम कंसिडर किया जाता है इस गाथा सप्तशती को। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो कि पाली में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए। इन्हीं के अंदर इस दौर में कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हैं जो संस्कृत में लिखे गए, जैसे बुद्धा चरित्र है, अश्वघोष ने लिखा। जैसे मूल मध्यमा काकरिका है जिसको नागार्जुन ने लिखा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको दिमाग में रखना। जैसे शांतिनाथ चरित्र है किसने लिखा? 16 तीर्थंकरा शांतिनाथ ने लिखा। और इसको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया है। संस्कृत में ही लिखा गया इसको भी। देखो ये जो पूरा सेशन है इसका मोटिव ये है कि ये जो किताबें कभी कभार पूछ ली जाती हैं, ये जो टेक्स्ट कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इनका आइडिया आपको हो। और ये इजी है बिकॉज इतनी बार रिपीट हो रहा है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और इससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट हैं वो तो आपको रट जाने चाहिए। होपफुली रट गए होंगे। जो एक दो नई चीजें आ रही हैं उनको ऐड करते चलो। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो। अब तो वो हाइप का भी ऑप्शन आ गया है तो हाइप भी कर सकते हो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमें बेसिक तौर पर तो समझ में आ गया कि कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए। अब बात आती है कुछ अदर बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। जैसे एक है दीपवामशा। दीपवामशा ये जो टेक्स्ट है इसको लिखा गया लगभग 3rd सेंचुरी AD से लेके 4th सेंचुरी AD के बीच में। और दीपवामशा जो है वो श्रीलंकन टेक्स्ट है। इसको कहाँ पे लिखा गया? श्रीलंका में लिखा गया। श्रीलंका को उस दौर में अनुराधापुर बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? अनुराधापुर बुलाया जाता था। दीपवामशा ये जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। तो श्रीलंका का क्रॉनिकल है एक तरीके से दीपवामशा। और ये जो दीपवामशा है इसमें बात की गई है अबाउट द बुद्धाज विजिट टू श्रीलंका। बुद्धा जो है वो श्रीलंका को विजिट करेंगे, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो श्रीलंका तक पहुंचेंगी, उस सब के बारे में बात की गई है इस दीपवामशा के अंदर। फिर एक है मिलिंद पनाहो। एक इंडो ग्रीक किंग हुए बैक्टीरिया के मिनेंडर 1 या जिनको मिलिंद बनाया जाता है, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए नागसेन। इन दोनों के बीच में जो डायलॉग है उसको रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पनाहो में। बेसिकली मिलिंद जो है वो मॉन्क नागसेन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और इन क्वेश्चंस के जवाब देंगे नागसेन। ये जो डायलॉग है इसी को रिकॉर्ड किया गया है मिलिंद पनाहो में। फिर एक और टेक्स्ट है महावामशा। दीपवामशा
और दीपवामशा के जैसा ही एक और टेक्स्ट है महावामशा, इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, श्रीलंका में ही लिखा गया, 5th सेंचुरी एडी में लिखा गया। और इसमें बात की गई है श्रीलंका की डायनेस्टीज के बारे में, उस दौर की जो भी रॉयल डायनेस्टीज हुआ करती थी उनके बारे में बात की गई है इस महावामशा में। फिर एक है महावस्तु, और ये जो महावस्तु नाम का टेक्स्ट है इसमें जातका स्टोरीज की बात की गई है, इसमें अवदाना स्टोरीज की बात की गई है। और ये जो महावस्तु है ये मिक्स है संस्कृत लैंग्वेज का, पाली लैंग्वेज का और प्राकृत लैंग्वेज का। इसको कंपाइल किया गया लगभग 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी एडी के बीच में। फिर एक है ललिता विस्तारा सूत्र। ललिता विस्तारा सूत्र, इसका लिटरल मीनिंग है द प्ले इन फुल, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट महायान टेक्स्ट है। और इसमें स्टोरीज हैं विच आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा अंटिल हिज फर्स्ट सेरेमनी। बुद्धा जब तक अपना पहला सेरेमनी देंगे उससे पहले उनकी लाइफ में जो भी घटा, जो भी स्टोरीज देखने को मिली, वो सब इसमें देखने को मिलती हैं ललिता विस्तारा सूत्र में। फिर एक है उदाना। उदाना जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरवाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बुद्धिज्म के अंदर जो थेरवाद स्कूल देखने को मिलता है उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है उदाना। और ये जो उदाना है इसमें स्टोरी है ब्लाइंड मैन की और एलिफेंट की। अब देखो ये नाम है, ये नाम ही पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स में। दीपवामशा और महावामशा ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट श्रीलंकन टेक्स्ट है। मिलिंद पनाहो, किंग मिलिंद और नागसेन, इनके बीच में जो डायलॉग है उसको रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पनाहो में। महावस्तु, महावस्तु में जातका स्टोरीज देखने को मिलती हैं, संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। ललिता विस्तारा सूत्र, इसमें बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन दिया उससे पहले तक की जो भी स्टोरीज हैं वो देखने को मिलती हैं। उदाना थेरवाद बुद्धिज्म स्कूल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। इसके अलावा बोधिवामशा, बोधिवामशा इज अबाउट स्टोरी ऑफ बोधि ट्री। बोध गया में जो बोधि ट्री है उसकी पूरी कहानी बोधिवामशा में देखने को मिलती है। इसको भी श्रीलंका में लिखा गया, 12th सेंचुरी में लिखा गया, और किसने लिखा? उपतिशा ने लिखा। फिर इसके अलावा अभिधर्म महाभिभाषा शास्त्र, अभिधर्म महाभिभाषा शास्त्र, इट इज बेसिकली अ वर्क ऑन शर्वस्तिवाद अभिधर्म। एक शर्वस्तिवाद अभिधर्म नाम की चीज है। बेसिकली अभिधर्म जो है वो एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है और इसी में शर्वस्तिवाद अभिधर्म देखने को मिलता है। उसके ऊपर जो काम है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको बोला जाता है अभिधर्म महाभिभाषा शास्त्र। इसको लगभग 150 एडी में लिखा गया। इंपॉर्टेंट महायान टेक्स्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट विशुद्धि मार्ग। ये जो विशुद्धि मार्ग है इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। बुद्धा घोष ने इसको लिखा है, 5th सेंचुरी में लिखा गया, श्रीलंका में इसको लिखा गया। और थेरवाद डॉक्ट्राइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग के अंदर बुद्धा की वेरियस टीचिंग्स देखने को मिलती हैं। विशुद्धि मार्ग बेहद इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? बुद्धा घोष ने लिखा है। कहाँ पे लिखा है? श्रीलंका में लिखा है। थेरवाद स्कूल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है विशुद्धि मार्ग। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो मैं जानबूझ के छोटे सेशंस रख रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे टेक्स्ट हैं। अगर एक साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो दिमाग में वही हौच पौच हो जाएगा। तो इन टेक्स्ट को किसने लिखा है, कब लिखा है, उसको एक बार में याद रखो। शॉर्ट से लेक्चर्स हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मुझे ऐसा भी लगता है कि इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं हम कि टेक्स्ट आधे से ज़्यादा आपको यहीं कहीं याद हो जाने चाहिए। 2-4 जो बचते हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।